हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैं अभी आज हम करेंगे डिमांड का ही कंटिन्यूशन में, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं, डिमांड एनालिसिस क्यों ज़रूरी होती है, डिमांड के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है, ठीक है, जिससे हम डिमांड का फाउंडेशन तो हम समझ गए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसी को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को वर्बली तो एक्सप्लेन कर दिया था इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, या फिर मैं बोलूँ मार्केट डिमांड क्या होती है। अब जो ज़रूरी होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना इकोनॉमिक्स में, वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप इकोनॉमिक्स का डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हो तो आप हमेशा क्या देखते हो, ग्राफ के फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में उसको हम पढ़ेंगे, जो हम यहाँ की टैबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में हम चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिमांड शेड्यूल की, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबल, ठीक है। तो अब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, ठीक है। तो जब भी आप डिमांड के लॉ को या डिमांड के कॉन्सेप्ट को एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आइडिया क्या होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा लॉ में घुसते हैं। लॉ में डिटेल में बाद में भी कराऊंगी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, या एक ह्यूमन बिहेवियर डिमांड का क्या कहता है। जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा, जब कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा कंज्यूमर कम खरीदेगा, ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, ठीक है। तो आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। समझ में आया। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, आपका ये रिलेशनशिप बताता है डिमांड, जो शेड्यूल होता है वो रिलेशनशिप बताता है आपका प्राइस में और किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में, किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। तो इस टेबल में आप क्या बताता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोलूँ एक मैगी 50 रुपये की है तो आप 3-4 पैकेट तो नहीं खरीदोगे, ठीक है। और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा इसमें, रिवर्स रिलेशनशिप। क्या होगा, रिवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैं आपको इसको बनाना सिखाऊं कैसे, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगी डिमांड शेड्यूल, मैंने लिखा, ठीक है। फिर मैं इसका एक टेबल ड्रॉ कर लूँगी। मैं रफ में कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी प्राइस, यहाँ पे मैं लिखूँगी क्वांटिटी डिमांडेड। अब ऐसा नहीं कि यही लेना है, एक सिंपल लॉजिक बनाना, प्राइस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कुछ भी ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 2, फिर 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, या 1 2 3 4 5 ले लिया, वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, डिमांड, इतना लॉजिक लगाना जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी। जैसे अगर जब 2 रुपये थे तो मैंने 10 लिया, एक्सक्यूज़ मी, हाँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, जब भी आप शेड्यूल बनाओगे ना, डिमांड शेड्यूल बनाओगे, तो जब आप डिमांड लिखोगे क्या याद रखोगे, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होगी। ऑब्वियसली बात है ना। ये तो अगर मैं 2 रुपये में 10 खरीद रही हूँ तो हो सकता है 4 रुपये में मैं 6 खरीदूँ, ठीक है। और जब वो वही आइटम 6 रुपये की हो जाए तो मुझे लगे यार इतनी क्यों खरीदनी, मैं 5 ही खरीद लूँ। 8 रुपये की हो जाए तो मैं कहूँगी छोड़ना 4 खरीद लूँ।
₹10 की हो जाए तो शायद मैं 2 ही खरीदूँ, ऐसा ही होता है, राइट? ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकम तो डिफाइंड है ना, मैं एकदम तो बजट नहीं बढ़ा सकते हम अपना। हम तो आपका ये क्या होता है, आपकी डिमांड शेड्यूल, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय वन पर्सन ले रहे हैं और प्राइस ऑफ 1 पर्सन ले रहे हैं, ठीक है, जब हम, मेरा टैलेंट देखोगे, मैंने बिना वीडियो ऑन करे स्टार्ट कर दिया, मैं थोड़ा सा उसे वो, लेकिन तुम लोगों को ये समझ में आया? हाँ, हाँ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड गिरेगी। कि जैसे कि अगर मैंने कहा ना, अगर मैं ₹2 में 10 ले रही हूँ तो हो सकता है ₹4 में मैं कितने लूँगी, 6 ले लूँ, ठीक है। ₹6 में मुझे लगेगा यार इतना क्यों करना, 5 ही ले लेती हूँ, राइट। जब अगर ₹8 की हो गई तो मैं सोचूंगी क्यों इतना भी क्यों लेना, 4 ले लेती हूँ। और ₹10 की हो गई तो 2। तो जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, इन्वर्स चल रहा है आपस में, इन्वर्स मतलब उल्टा, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, यहाँ पे हमने स्टडी किया डिमांड ऑफ 1, एक ही बंदे की ले रहे हैं ना हम डिमांड, है ना, एक ही बंदे की डिमांड ले रहे हैं हम, राइट, ठीक है। तो जब हम एक ही बंदे की डिमांड ले रहे हैं तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्या हुआ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इतना समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है हमारा, वो ये कहता है कि इसमें हम टेबल बनाएंगे, किसका, पूरी इंडस्ट्री का या अलग अलग लोगों के एवरेज का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पर्टिकुलर प्राइस में अगर ₹20 किलो आटा हो जाए तो गुडवीर कितना लेगा, नीतीश कितना लेगा, अनिकेत कितना लेगा, रिद्धि कितना लेगी, सब अलग अलग लेंगे ना, ठीक है। तो उसका एवरेज निकालेंगे हम, है ना, एवरेज बेसिस पे काम करेंगे। या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे दिमाग में ये आ जाए कि एक इंडस्ट्री प्राइस में चेंज होने में, इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल लेदर का प्राइस कम हो गया, ये लेदर का प्राइस बढ़ गया। अब लेदर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होगी, कपड़े बनाने वाली, बैग बनाने वाली, जूते बनाने वाली, जो लेदर यूज़ कर रही है, उनकी डिमांड में भी फ़र्क आएगा। तो हम ऑल टुगेदर क्या पढ़ेंगे, ऑल टुगेदर इनको सबको वो ऑल टुगेदर करके पढ़ेंगे। तो वो होती है आपकी मार्केट डिमांड, ठीक है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे सारे। यहाँ पे हम अलग अलग इंडिविजुअल्स की डिमांड लेंगे। तो मैंने जो अलग अलग इंडिविजुअल्स की डिमांड को मैंने कैसे डिनोट किया, क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3, ये मतलब अलग अलग 3 इंडिविजुअल है, कितने भी हो सकते हैं, 15-20 हो। और MD मतलब मार्केट डिमांड, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स होती है जो इको में यूज़ होती है, ठीक है। इसको पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगेन प्राइस लिखते हुए एक चीज़ याद रखनी है, प्राइस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 मैंने सिंपल लिया, ठीक है। पहला जो मेरा यूज़र है, जब ₹1 था उसने 5 लिए, ₹2 में उसने 4 लिए, ₹3 में, ₹4 में 2, 5 में 1। कुछ नहीं, मेरा सिंपल यही लॉजिक था, कुछ ऐसा नहीं सोचा मैंने कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मैंने डिमांड कम करती चली गई, ठीक है। तो ₹1 में इसने 5 लिए, ₹2 में 4 लिए, ₹3 में 3 लिए, ₹4 में 2 लिए, ₹5 में 1 लिया। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ, ठीक है, चलो तुम कह लो 6 ले ले। जब 1 में उसने 6 लिए, 2 में 5 ले लिए, 3 में 4 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 2 ले लिए, ठीक है।
अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो हो सकता है उसने जब 1 रुपये था तब 8 लिए, फिर 6 लिए, फिर 4 लिए, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया। ठीक है, इन सब में एक चीज़ कांस्टेंट है। क्या है वो कांस्टेंट चीज़? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोच के लिया, मैंने एक रैंडम लिया, बस एक चीज़ का ख्याल रखा है। अब मार्केट डिमांड कैसे निकालोगे? मार्केट डिमांड क्या होता है? जब आप मार्केट डिमांड निकालते हो इसका मतलब है आप ये सबको प्लस कर दोगे। मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? 5 + 6। ए वाले केस की क्या हो जाएगी? जैसे अगर मैं केस ले लूँ, अगर मैं ए का केस लूँ, ठीक है, तो मार्केट डिमांड हम कैसे निकालते हैं? मार्केट डिमांड निकालते हैं इनको प्लस करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मार्केट डिमांड? 5 + 6 + 8 कितना हुआ? हाँ, 5 + 6 + 8 19। अब सेकंड की देखो, सेकंड क्या है? 4 + 5 + 6 15, राइट। सी के केस में क्या है? 3 + 4 + 4 11। डी के केस में क्या है? 2 + 3 + 2। और नेक्स्ट क्या है? 1 + 2 + 1। तो यहाँ पे देखो मार्केट डिमांड का भी बेसिक रूल तो फॉलो हो रहा है। बेसिक लॉ क्या कह रहा है? ज़्यादा कम प्राइस ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा प्राइस कम डिमांड, ये तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका मार्केट डिमांड कर्व। तो अगर मैं बात करूं कर्व की, कर्व क्या होता है? जो भी आपने शेड्यूल बनाया, टेबल बनाया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जब भी आप कर्व बनाते हो एक्सिस में बनाते हो, आपको पता है एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और उसको स्टडी करते हो। अब एक चीज़ का इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब कि वो चीज़ प्राइस बढ़ रहा है तो वो कम हो रही है, वो कम हो रही है तो वो नीचे की तरफ आ रही है। तो जो डिमांड कर्व होता है आपका, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ वो नेगेटिव टेंजेंट में होता है। नेगेटिव टेंजेंट में क्यों? क्योंकि अगर प्राइस प्लस हो रहा है तो डिमांड माइनस हो रही है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव चेंज है ना, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? नेगेटिव टेंजेंट पे होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। यहाँ पे देखो सारे जो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये ग्राफ कैसे बनाते हो आप? ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? ऐसे बनता है ग्राफ। ये वाला एक्सिस होता है, ये वाला ओरिजिन होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। आप हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हो। क्या लिखते हो? और यहाँ पे आप हमेशा क्या लिखते हो? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड। अब ऑब्वियसली जैसे रेटिंग यहाँ पे वो करते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं ये वाला कर्व लूँ एज एन एग्जांपल कि मेरा ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, कि 1 पे 5 है, 2 पे 4 है, तो जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 5। ठीक है, जब प्राइस 2 है क्वांटिटी कितनी है? 4। ये हमेशा क्रॉस करते हुए बनती है। जब 3 है तो क्वांटिटी कितनी है? 3। जब 4 है तो क्वांटिटी कितनी है? 4। जब 5 है तो क्वांटिटी कितनी है? 5। ठीक है, अब मैं इसको, मेरे से हो सकता है थोड़ा सा रफ बनाओ, ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये होता है आपका डिमांड कर्व, डी डी।
अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ, देखो डिमांड कर्व मेरा ऐसे होता है, ऊपर से चलता है नीचे की तरफ आता है, नेगेटिव स्लोपिंग है और नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है आपका डिमांड कर्व, क्योंकि जब मैं एक का बनाती हूँ होता है इंडिविजुअल कर्व। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड की, मार्केट डिमांड इसी का बना लेती हूँ ये तो, ठीक है, जो हमने ऊपर किया था। अगेन ठीक है, इसको करूँ, ये 0 है, ये x है, ये y है, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, नहीं मैं हाँ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 19 है ना, इसलिए मैं 19 तक लेके जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, ये मैंने जानबूझ के बड़ा किया है। अब मैं अगर फर्स्ट वाले देखूँ 1 2 3 4 5 में 5 4 3 2 1 था, इसको मैं प्लॉट करूँगी, जब 1 था तो 5 है, जब वो था तो वो 2 है, जब 3 में ये है, 4 में ये है, 1 में 5 है। मैंने इसे प्लॉट किया, ठीक है, ज्वाइन किया, ये क्या बन गया डिमांड 1। ऐसे ही मैं डिमांड 2 प्लॉट करूँगी, 1 पे 6 है, जब 1 था तो 6 है, 2 था तो 5 है, ठीक है, 3 था तो 4 है, 4 था तो, ठीक है, 5 था तो 2 है। ठीक है, ये सेकंड वाला बनाया मैंने ऐसे प्लॉट करके, ज्वाइन किया, डिमांड 2 हो गई। ऐसे ही मैं थर्ड वाला बनाऊंगी, कुछ ऐसा सा आएगा, डिमांड 3 हो जाएगी। अब मार्केट डिमांड बनाऊंगी, 1 पे 19 है, 1 पे 19 है, 2 पे 15 है, ठीक है, 3 पे 11 है, प्राइस 3 है तो ये 11 है, 4 पे 7 है और 5 पे 4 है। तो मार्केट डिमांड देख रहे हो कैसी सी बनी, एक्सपैंडेड सी, ऐसी सी। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी मार्केट डिमांड। समझ में आया? जब आप सब एक साथ बनाते हो वो होगी आपकी मार्केट डिमांड। इतना क्लियर हुआ? मार्केट, अब ये समझ में आया आपको? एज अ होमवर्क आप लोग ये कर्व भी जो आप 5 वो बनाओगे ना, 5 अब वो बनाओगे क्या, है ना, उसके कर्व भी बनाओगे, कल मैं चेक करूँगी। इसी के ऊपर बेस्ड होता है लॉ ऑफ डिमांड। मेन चीज़ आपने पढ़ ली, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस मतलब कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। आप सारे फैक्टर्स को इग्नोर करोगे, कौन सा फैक्टर कंसिडर करोगे? प्राइस। तो ओनली फैक्टर जो आप कंसिडर करोगे वो क्या होगा? प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप। क्या दिखा रहा है? समझ में आई? तो जब भी आपको लॉ ऑफ डिमांड हमेशा लिखने को आएगा एग्जाम में, तो लॉ ऑफ डिमांड जब आएगा आप डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड लिखोगे, डिमांड शेड्यूल बनाओगे, कर्व बनाओगे, एग्जाम्पल लिखोगे, एजम्पशन लिखोगे। एजम्पशन क्या होती है? एजम्पशंस क्या होती है? कि सारी चीज़ें सेम है। कौन सी सारी चीज़ें? इनकम सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेंसी सेम है, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी सेम है, कि किसी में चेंज नहीं है, राइट। एजम्पशंस भी लिखोगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है या कुछ टाइम के बाद उसकी डिमांड कम हो जाती है। पहला रीज़न होता है मार्जिनल यूटिलिटी की डिमिनिशिंग।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बहुत भूख लग रही है, मुझे पहला आलू का पराठा कैसा लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं खाओगे ना। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है उससे सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाती है, राइट। तो पहला रीज़न, तो लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करने का पहला रीज़न क्या है, जैसे जैसे डिमांड क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है उससे सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड जो है कम होती रहती है, ठीक है। इनकम इफेक्ट है ना, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल बाजरा मेरे पास 100 रुपये है खर्च करने को, आटा 30 रुपये का आता है, बाजरा 20 का आता है, ठीक है। तो अगर 20 का बाजरा आता है और मुझे 5 किलो चाहिए, तो 100 रुपये में मैं 5 किलो बाजरे से अपना घर चला सकती हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि आटा तो सिर्फ 3 किलो आएगा, राइट, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बाजरा 10 रुपये का हो गया, बाजरा 10 रुपये का हो गया। अगर बाजरा 10 रुपये का हो गया तो मुझे तो 5 किलो चाहिए, है ना। तो मैं ये भी तो दिमाग लगा सकती हूँ, 2 किलो आटा ले लूँ 30 का, और 4 किलो बाजरा ले लूँ, तो इससे क्या हुआ, अगर मेरी रियल इनकम मतलब कि किसी को उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन्फीरियर गुड की, तो मेरी डिमांड भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैं सोचूँ इन्फीरियर ही अब सुपीरियर ले लूँ थोड़ा सा, राइट, ठीक है। फिर आता है इनकम, अच्छा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो आप कम वो लेते हो, ठीक है। फिर इसमें आता है अगर कंज्यूमर्स बहुत सारे, तुम सब कुछ चीज़ यूज़ करते हो, है ना, वहाँ पे कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कंज्यूमर्स ही नहीं है, यूज़र्स ही नहीं है, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इन सब पे भी डिपेंड करता है ऑल्सो, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेरी आदत है, मेरी हैबिट है, मेरे को कोई लत है, तो मुझे उससे प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एवेबलेंट गुड्स, कुछ लोग ना अमीरी दिखाते हैं जानबूझ के महंगा सामान लेके, राइट, तो उस केस में तो लॉ ऑफ डिमांड गया पानी में। तीसरी चीज़ होती है, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है महंगी चीज़ अच्छी होती है, एक 10 रुपये का एक 12 का, तो कहेंगे 12 ले लो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, समझ में आया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे।